आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 4th वीक ऑफ मई 2024 का करंट अफेयर जो कि होने वाला है 23 मई से 29 मई तक। तो पहले करंट अफेयर चलते हैं नेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो नेशनल न्यूज़ में जो भी करंट अफेयर्स वो हम पढ़ेंगे टेबलर फॉर्म में। तो पहला न्यूज़ आ रहा है TREDS, जिसको फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम जो है इन्वॉइस देने का काम करता है MSME जो भी एंटरप्राइज रहता है उनको। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर का डिफरेंट जो कंपनीज है रजिस्टर्ड होती है। तो इसमें से एक कंपनी का नाम है RXIL, मतलब कि रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी ने फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्रॉस कर दिया गया है जो भी इन्वॉइस बना के 1 लाख करोड़ का मार्क। और इस तरह से और दो कंपनीज है जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जो कंपनी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना वो है M1 एक्सचेंज और इनवॉइस मार्ट। ये भी सेम काम करती है जैसे कि RXIL का काम रहता है कि इनवॉइसिंग देना जो भी MSME एंटरप्राइज है इनको। लेकिन ये एक लौती कंपनी बनी है जिन्होंने 1 लाख का जो मार्क 1 लाख करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस किया है। और ये टोटल जो इन्होंने इनवॉइस प्रोड्यूस किया है वो 50 लाख किया है। तो ये जो RIXL है इसको बनाया गया था बाय जॉइंट वर्चरी ऑफ SIDBI, NSE नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज और फिर SBI, ICICI बैंक और फिर यस बैंक। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस प्लेटफॉर्म को इस जो एक्सचेंज है इसको बनाया गया था। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें लिख के रखी हुई है तो आप जरा समझ सकते हो कि TREDS प्लेटफॉर्म है क्या। ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि जो भी MSME सप्लायर्स है उनको जो है डिस्काउंट में दे रहे उनके बिल्स और जो भी इनके इन्वॉइस है वो देने का काम करता है। और इसको लॉन्च किया गया था बाय RBI इन 2018। तो इसी में से एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है RXIL, जिसके बारे में मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म का काम होता है कि जो इनवॉइस है उसको कैसे बनाया जाए वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, जो TREDS है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। तो इस वाले जो एक्सचेंज है इसका ये काम है। तो ये जो है इंडिया का पहला बना है वो मैंने आपको नीचे लिख दिया और दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि ये हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रहा है, जिसमें फर्स्ट एवर पार्सल ऑफ XP 100 पेट्रोल जो है भेजा गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में भेजा गया। श्रीलंका में भी जो इनकी ही सब्सिडरी है उधर भेजा गया जिनका नाम है लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो श्रीलंका में है उसकी एक सब्सिडरी है। तो इसको जो है भेजा गया है और ये पहली बार XP 100 पेट्रोल भेजा गया। अब कभी पेट्रोल पंप में जाते होंगे तो आपको दो तरह के पेट्रोल दिखते होंगे। इंडियन ऑयल पेट्रोल, जब आप इंडियन ऑयल के जो स्टेशन है पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपको दो पेट्रोल मिलते हैं, एक नॉर्मल वाला होता है और एक उससे थोड़ा महंगा होता है जिसका नाम होता है XP 100। इस पेट्रोल के अंतर्गत इंडियन ऑयल का कहना ये है कि ये पेट्रोल जो है वो साफ़ सुथरा है, मतलब इंजन को जो है हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए। ये साफ़ सुथरा पेट्रोल है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल पेट्रोल है उनसे, और ये सुपीरियर है 100 ऑक्टेव प्रीमियम फ्यूल्स में आता है, जिसकी वजह से इसको इतना बढ़ावा करता है इंडियन ऑयल वाले कि ये जो है प्योर पेट्रोल है जो कि जो इंजन है जो वेरिकल का इंजन है उसका हेल्थ जो है और अच्छा करेगा, ऐसा कुछ इंडियन ऑयल का कहना है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स में और बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है कि RITES लिमिटेड जो कि एक रेलवे इंडियन रेलवे का ही एक्सपोर्ट आर्म है, ये जो है ट्रांसफ़र कर रही है, सप्लाई कर रही है 200 बॉर्ड वेज पैसेंजर जो बोगीज रहती है वो जो है ट्रांसफ़र कर रही है बांग्लादेश रेलवे को। और इसके लिए जो फंडिंग उठाई है इन्होंने, फंडिंग डिटरमाइन करके रखा हुआ है, वो की गई है 111.26 मिलियन USD। और ये फंडिंग देने का काम करेगी ये एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। आप यहाँ से ही वो चीज़ पढ़ सकते हो। ये वन लाइनर में आता है तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि मर्चेंट एक्सपोर्ट इस बार फाइनेंशियल 2025 में इंक्रीज कर गया है 14% से। तो 14% से इंक्रीज कर गया है तो इसके साथ हमें अमाउंट भी याद रखना है। तो ये जो अमाउंट बोला गया है वो बोला गया है 500 से लेके 510 बिलियन जो है इस बार जो है एक्सपोर्ट किया गया है। और ये पिछले साल से ज़्यादा है, कितना? 14%। तो पिछले साल कितना था वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि फाइनेंशियल 2025 में जो था वो 500 बिलियन के आसपास था और फाइनेंशियल 2025 में ही जो है इसको और मतलब बोला जा रहा है कि इसको और ज़्यादा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि और ये रीच कर सकता है 400 बिलियन तक, ऐसा कुछ कहना है
आपको याद रखना ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ कहना है। ये भी वन लाइनर में है तो फिर इसमें डिटेल में हम जाएंगे नहीं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है पोर्टर की तरफ से। अब आपने पोर्टर के बारे में सुना होगा या किसी बंदे को नहीं पता तो पहले हम पोर्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टर कंपनी करती क्या है? पोर्टर कंपनी एक तरह की लॉजिस्टिक कंपनी है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई एक पार्सल है, ठीक है, आपका कोई एक पार्सल है, आपको डिलीवरी करना है। वो पार्सल आपको कहीं दूसरी जगह पर डिलीवरी करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी से डिलीवरी करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पार्सल तो पहले आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ, पोस्ट ऑफिस में या तो ब्लू डार्ट में लेके जाना पड़ेगा या जहाँ भी आपको पोस्ट करना है वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका वो पोस्ट हो सकता है। लेकिन पोर्टर ने क्या किया कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, पोर्टर के जो भी एजेंट होंगे वो आपके पास आएंगे और वो जो है लेके जाएंगे आपका पार्सल पॉइंट ए के जो डिलीवरी स्टेशन है वहाँ तक, और इनका काम रहेगा कि ये पहुँचाए पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी से फिर वापस जो डिलीवरी है वो कर पाए जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक। इसके साथ ही पोर्टर जो है वो पाइक डिलीवरी करता है, ट्रक डिलीवरी करता है, जो भी सामान है सब कुछ डिलीवरी करता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि बाकी कंपनीज बाकी जो पोस्टल सर्विस होते हैं उसमें लिमिटेशन होते हैं, तो पोर्टर में ऐसा नहीं है। तो इसी की वजह से जो पोर्टर जो है बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इन 2024। अब 2024 में थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बन चुका है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी यूनिकॉर्न के लिए क्या कैटेगरी क्या होता है? यूनिकॉर्न के लिए कोई भी कंपनी हो या तो स्टार्टअप्स हो तो उनको जो है जो 1 बिलियन यूएसडी का मार्क क्रॉस करना पड़ता है, तब इनको जो है यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। अभी 2024 में ये जो है पोर्टर थर्ड लार्जेस्ट बना है। तो इसके साथ ही हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले दो कौन से कंपनीज थे जिसको 2024 में यूनिकॉर्न बनाया गया है। तो इसमें से एक ओला का एआई स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम। कृत्रिम जो है वो जो है पहला स्टार्टअप बना था जो कि यूनिकॉर्न एज 2024 बना था। उसके बाद एक सैस कंपनी है, एक फिनटेक फोकस सैस कंपनी है जिसका नाम है परफ्यूज। तो ये जो है सेकंड जो है इंडियन स्टार्टअप बना था जो कि इमर्ज किया था एज अ यूनिकॉर्न इन 2024। तो अगर आपके मन में अब ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा यार अभी कुछ साल पहले तो यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा बनते थे, आपने देखा होगा कि बहुत यूनिकॉर्न जो है बनते जाते थे, 50-40 जैसे बनते थे। लेकिन अब जो है 2024 आते आते अब यूनिकॉर्न्स कम बनने लगे हैं। इसका कारण ये भी है कि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ऊपर से अभी ग्लोबल टेंशन्स हैं, बाकी इजराइल और हमास के बीच में भी वॉर है, जिसकी वजह से ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है अभी ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे कंपनीज के ऊपर। इसके साथ ही आपको पता होगा कि इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स है वो मोस्टली प्रॉफिटेबल नहीं होते, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। तो वो लॉस को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा कि लॉस मेकिंग का कंपनी जैसे अनअकैडमी हो गया या बाकी जो अड्डा वड्डा भी है, ये मोस्टली लॉस मेकिंग में आते हैं। तो आपको इसलिए दिख रहा होगा कि अभी जो यूनिकॉर्न्स है वो अभी इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूनिकॉर्न बनने के लिए इन्वेस्टर्स। इसके साथ हम नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि स्पेन की तरफ से आ रहा है कि स्पेन जो है 19 मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस। अब इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस है बनाया गया था 2015 में, बाय साइन किया था दो कंट्री ने, वो था इंडिया और फ्रांस। ये दोनों कंट्री ने मिलकर बोला था कि हम एक इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस बनाएंगे जो कि हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको गुरुग्राम यूपी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम यूपी में मिलेगा। तो इसमें बोला गया था कि टोटल 119 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इसका जब फ्रेमवर्क लाया गया था तब इन्होंने साइन किया था। लेकिन इसको जो रेक्टिफाई करने वाली है वो अब तक टोटल 99 कंट्रीज बन चुकी है और 99 मेंबर जो है अभी स्पेन बन चुका है। इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि मार्च 2024 में अभी रिसेंटली ही पनामा एक छोटी सी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में बिलोंग करती है। तो इसको जो मिला गया था वो 98 मेंबर मिला गया था और 98 मेंबर ये कंट्रीज थे जो कि 98 मेंबर में ये कंट्री आती है और इन्होंने रेक्टिफाई किया था इंटरनेशनल सोलर एलायंस का फ्रेमवर्क को। तो इसके साथ ही आपको जो भी न्यूज़ है सारा का सारा मिल गया एक बार में ही। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें इन्होंने ये कमिट किया कि ये एक तरह का ग्लोबल कम्युनिटी ट्रेडिंग हब बनाने वाले हैं। अब ग्लोबल कम्युनिटी ट्रेडिंग हब का मतलब पहले क्या होता है हम ये समझते हैं, बाकी सब आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ग्लोबल ट्रेडिंग हब इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी लिखा हुआ है। अब कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, या तो मेटल हो सकता है, या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो आयरन ओर हो सकता है, या कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। तो कमोडिटी क्या बोल रहा हूँ यार कमोडिटी जो है कोई भी हो सकती है। तो उसको जो है एज अ सेंटर, इंडिया जो है एज अ सेंटर बनाने के लिए ही उसको जो है और बढ़ावा करने के लिए IFSCA जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है उसको एज अ ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहे हैं। और इसको ग्लोबल हब बनाने के लिए हेल्प करेंगे 21 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जिसको लीड करेंगे राजीव खेरजी जो है वो फॉर्मल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड है। तो ये फॉर्मल सेक्रेटरी है और इसकी वजह से इनको एज अ चेयरपर्सन
चॉइस किया गया है फॉर 21 मेंबर जो भी ये है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 21 मेंबर्स जो है ना, आपको ये भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे और इसको लीड कौन कर रहे थे, तो वो थे राजीव खेड़ जी। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि निपुण लाइफ इंडिया एसिड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ये क्या है, एक तरह की एसिड मैनेजमेंट कंपनी है और ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिन्होंने खुद का एक सोनिक आइडेंटिटी बनाया है, ठीक है। सोनिक आइडेंटिटी का नाम क्या रखा गया, इन्होंने रखा है साउंड ऑफ फ्रीडम। इन्होंने सोनिक आइडेंटिटी का नाम रखा गया साउंड ऑफ फ्रीडम। अब हम समझते हैं कि सोनिक आइडेंटिटी होता क्या है। अपने तभी भी आप अपना लैपटॉप ऑन करते होंगे या अपने मोबाइल, जो भी अपने मोबाइल खरीद के रखा होगा वो मोबाइल ऑन करते होंगे, तो उसमें कोई टून आता है। जब कभी स्विच ऑफ होकर ऑन हुआ तो उसमें टून आता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ टून आता है जब भी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑन होता है, वैसे इंटेल का कुछ टून है, तो वैसे कुछ टून मतलब कंपनी का एक आइडेंटिटी या तो एक आइडेंटिकल टून जो बनाने की कोशिश कर रही है निपुण लाइफ इंडिया एसिड मैनेजमेंट कंपनी। और ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसका खुद का एक कोई टून है और इस टून को लोगों का नाम भी रखा गया, इन्होंने रखा है मोजो स्पेस। आपको ये भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। ये एक ईपीएफओ का डेटा है, ये मैंने लेसन पॉइंट लिख के रखा है क्योंकि ये चांसेस कम है इसमें पूछने के लिए, लेकिन तब भी हम थोड़ा बहुत इसको कवर कर लेते हैं कि क्या पता पूछ ले एग्जाम में। तो इसमें बोला गया था अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल पे रोल डेटा, इसमें बोला गया है कि जो भी फॉर्मल जॉब क्रिएशन है ईपीएफओ में वो रोज किया है बाई 11.4% इन फाइनेंशियल 2024 और ये होता है टोटल 15.4 मिलियन के आसपास। और ये जो पिछले साल था उससे पिछले साल से कुछ 11.4 ज़्यादा है, तो पिछले साल कितना था हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो ये था 13.5 मिलियन का था और ये फाइनेंशियल 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स जल्दी, ये लेसन पॉइंट है तो उसमें डीप में जाए कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, इसमें ऑफिशियली इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। इनकी एक डिपार्टमेंट थी यार, देखो यार कोई भी मिनिस्ट्री से होती है ना उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट थी जिसका नाम था फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। इसको जो है फाइनली ऑफिशियली जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और इसको जो है डिसॉल्व करने की बात नवंबर 2023 में ही चल रही थी, लेकिन अब ऑफिशियली इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। और ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड का काम ये था कि ये एक तरह का टेक्निकल सपोर्ट विंग की तरह काम करता था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अंदर ये पहले नहीं था। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था ये ओरिजिनली था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, लेकिन 1993 के बाद ये जो है ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास और अब इसको ऑफिशियली पूरी की पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट कंट्रोल में बढ़ते हैं कि तिरुवनंतपुरम की तरफ से आ रहा है। तिरुवनंतपुरम जो है पहला एयरपोर्ट बना है, जो कि पहला एयरपोर्ट इंडिया का बना है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सपोर्ट करता है। अभी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, ये अवार्ड उस एयरपोर्ट को दिया जाता है जो कि कमिट करते हैं कि वो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसमें जो अभी इंडिया में पहली एयरपोर्ट बनी है वो तिरुवनंतपुरम की बनी है और इसको देने का काम करती कौन है, वो करती है CIIITC सेंटर ऑफ फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो है ये अवार्ड दिया गया है। आपको मैं होप करता हूँ जो भी करंट अफेयर्स समझ आएगा कि तिरुवनंतपुरम जो केरला में है, केरला की एयरपोर्ट है, इसको पहला एयरपोर्ट बनाया इंडिया का जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड दिया गया है। और ये लैंडफिल का अवार्ड इसलिए दिया जाता है कोई भी एयरपोर्ट को क्योंकि वो सस्टेनेबली वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी वजह से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा, इंडिया ने पहला रिसर्च टेस्ट बेस्ड फैसिलिटी बनाया है टू स्टडी द नॉर्थ वेस्टर्स। अब पहले तो हमें नॉर्थ वेस्टर्स समझते हैं तो आपको पूरा केस समझ आएगा। नॉर्थ वेस्टर्स मैंने इधर लिख के रखा हुआ है, तो हम नॉर्थ वेस्टर्स पढ़ेंगे तो मिलेगा कोई भी सेवरल थंडरस्टॉर्म जो कि ओरिजिन हो रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये तो ईस्ट वाले पार्ट से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा, उसके बाद ईस्ट वेस्ट बंगाल बिहार या उड़ीसा कुछ ऐसे वाले पार्ट से जो जनरेट होते हैं थंडरस्टॉर्म, तो उसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्टर्लीज। और आप यहाँ से देख भी सकते हो कि इंडिया में क्या बोला जाता है और आसामीज में क्या बोला जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ टेस्ट बेड जो है बनाने का काम कर रही है इंडिया, इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन होकर बना रही है, आपको ये पढ़ना है। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होके ये सब कर पा रही है वो है पहली ऑर्गेनाइजेशन, वो है इंडियन मेथोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब कोई भी थंडरस्टॉर्म को नापने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि वेदर को नापना, तो ये वेदर को नापने के लिए काम हमारी एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो है इंडियन मेथोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इनकी तो ज़रूरत पड़ती ही, तो इनके साथ जो पार्टनर किया है वो IITM पुणे ने किया हुआ है जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैथोलॉजिकल।
मैथोलॉजी, तो इन्होंने पार्टनर करके रखा हुआ है और ये दोनों ने पार्टनर करके ये जो है टेस्ट बेड पहला बनाया है। पर इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी हेल्प की है, वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको ध्यान रखने, आपको याद कर लेने। और ये करेंगे क्या, ये एम करेंगे कि स्टडी करना थंडरस्टॉर्म को। आपको पता होगा कि थंडरस्टॉर्म से कितना ज़्यादा जो है कोई भी सिटी जो बहुत ज़्यादा तबाह हो सकती है। अभी अपने रिसेंटली बांग्लादेश का एक साइक्लोन आया था, आपने उधर भी देखा होगा कि ज़्यादा तबाह कर नहीं पाई है, लेकिन आपने रिसेंट केसेस में देखे होंगे चेन्नई में जैसे हुआ था, तो उधर बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है जो भी सिटीज़ होती है। तो उसको बचाने के लिए इसको स्टडी करने की बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए ये पहला टेस्ट बेड जो है बनाया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें फैसिलिटीज याद रखनी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं हम। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले बताया रहा, क्योंकि हम इधर डिटेल में पढ़ रहे हैं हर एक चीज़, और हम इधर टेबल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से जल्दी रिवीजन हो सके। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया उसका बाद हम रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं उसको, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवीजन करने के लिए मैंने ये टेबलर फॉर्म में आपको पूरा पूरा कंटेंट देने का सोच के रखा हुआ है, ठीक है। इसका मंथली भी आएगा अभी, तो मंथली में हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो अब पढ़ते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। ये लास्ट है नेशनल न्यूज़ का। तो इस पर बोला जा रहा है कि अगर किसी भी बंदे को डीएल चाहिए तो वो प्राइवेटली ऑपरेटेड जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर होते हैं वहाँ से भी ये डीएल ले सकते हैं, और ये डीएल ले पाएंगे बाय 1 जून 2024 के बाद। इसका मतलब क्या आरटीओ में जाके नहीं ले सकते? नहीं, आरटीओ में जाके भी ले सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन रखा है जो प्राइवेटली ऑपरेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ से भी जो है बंदा जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। और ये किया गया है कि आरटीओ में जो भीड़ होती है ना वो कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर जाते हैं कि बैंकिंग न्यूज़, नेशनल न्यूज़ मैंने उससे बताया कि लास्ट था। तो बैंकिंग न्यूज़ में बढ़ते हैं कि बैंकिंग न्यूज़ क्या है हमारा। तो बैंकिंग न्यूज़ में पहला न्यूज़ आ रहा है कि एक्सिस बैंक जो है प्रोवाइड कर रहा है क्या, फाइनेंस करने के लिए। फाइनेंस किसको कर रहा है? वीएसटी ट्रैक्टर लिमिटेड को फाइनेंस कर रहा है, जो कि एक तरह का फाइनेंशियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसका अगर ये कोई ट्रैक्टर चाहिए, वीएसटी ट्रैक्टर चाहिए किसी फार्मर्स को, तो उसको फाइनेंस करने का काम करेगी एक्सिस बैंक। ये इतना न्यूज़ था, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये टिक कर देता हूँ, डबल टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई ने जो इसके पास सरप्लस मनी होता है ना, वो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तो इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरप्लस मनी ट्रांसफर किया गया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, वो है 2,10,874 करोड़ रुपीज़। और ये किया गया फॉर फाइनेंशियल 2024, और ये जो है पिछले साल से कुछ 141% ज़्यादा है। तो पिछले साल कितना था? पिछले साल था 87,000 करोड़ के आसपास, जो कि फाइनेंशियल 2023 में था। तो ये जो है बढ़ चुका है। और इंटरमीडिएट बजट में भी आप देखोगे कि इंटरमीडिएट बजट जो अभी फाइनेंशियल 2025 में आया था, इसमें भी जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 1.50 लाख करोड़ जो है इस बार सरप्लस मनी मिलेगा आरबीआई से, पर आरबीआई ने इससे 60 करोड़ ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस मनी ट्रांसफ़र किया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये आरबीआई पैसे कमाता कहाँ से? अब देखो यार, आरबीआई के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं पैसे कमाने के लिए। आरबीआई जो है क्या बोलते हैं, हमारे रेगुलेटरी के साथ इसका काम रहता है कि डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट भी करता है, उधर से वो पैसे कमाता है। इवन जब करेंसी प्रिंट करता है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है पैसे कमाता है। तो हर जगह से पैसे कमाता है, तो वही पैसे जब सरप्लस हो जाते हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट को हर साल जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यही काम जो है इस साल भी आरबीआई ने किया, और ये बहुत बड़ा अमाउंट किया, 2,10,874 करोड़। और आपको जो है ना ये अब वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ना ये सीधे सीधे वैल्यू ही पूछा जाता है, एसबीआई पीयू के एग्जाम से मोस्टली पूछा जाता है, तो वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। तो ये जो सरप्लस मनी ट्रांसफ़र करने का जो प्लान था, ये दिया गया था बाय इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि रिकमेंडेशन में आया था, एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन में आया था, जिसको चेयर कर रहे थे विमल जालन जी जो है डॉक्टर विमल जालन जी सजेस्ट किए थे। तो उसके बेसिस पे ही ये जो है सरप्लस मनी जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही इधर ही कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि जो कंटेंजेंट रिस्क बफर है उसको जो है 0.6 से घटा के 5.5% में कर दिया जाए। तो ये क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं कि कंटेंजेंट रिस्क बफर है क्या। सॉरी, इसको थोड़ा आगे कर लेते, थोड़ा पीछे हो गया वापस। तो कंटेंजेंट रिस्क बफर है क्या? ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है। अब देखो यार, कोविड का सिचुएशन आ गया, तो उस समय आरबीआई कैसे संभाली पूरी कंट्री हो, तो वो संभाल पाई बिकॉज आरबीआई के पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड था। अगर किसी भी तरह से आरबीआई इमरजेंसी फंड रखती है तो उसी को बोला जाता है कंटेंजेंट रिस्क बफर। और ये
जो है 6.5% कर दिया गया था बिकॉज कोविड की वजह से, लेकिन अब इसको घटा के 5.5% कर दिया क्योंकि अभी हमारी जो है इंडिया की इकोनॉमी नॉर्मल हो चुकी है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, महिंद्रा फाइनेंस को अप्रूवल मिल गया है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि ये जो है सेल कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट एजेंट की तरह। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस जो है सेल कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट एजेंट की तरह। तो अब जो भी डिफरेंट जो भी इंश्योरर है, जैसे कि मान लीजिए LIC है, GIC है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, SBI जनरल इंश्योरेंस है, इनकी जो भी लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस है वो पॉलिसी बेच सकती है महिंद्रा फाइनेंस। ऐसा कुछ जो है अलाउ कर दिया गया है बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लागू किया है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये जो लागू किया गया है वो 3 साल के लिए लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम के लिए नहीं किया गया, 3 साल के लिए किया गया। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं समझा कि एग्जाम बोर्ड से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके साथ हम नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि अनक्लेम डिपॉजिट जो है इस बार मार्च 2024 नहीं मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है ये RBI का डेटा है। इससे बोला गया कि इस बार मार्च 2023 तक जो अनक्लेम डिपॉजिट था वो था 4270 करोड़ रुपीज़। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं जहाँ पे आपको बोल रहा हूँ वैल्यू याद रखना है, आपको उधर वैल्यू याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ना सीधे वैल्यू ही पूछ लिया जाता है। तो आपको कितना याद रखना है कि 42,270 करोड़ जो है अनक्लेम डिपॉजिट जो है बैंक में पड़े हुए हैं। तो ये पहले तो हम समझते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट होते कौन कौन से हैं। अगर कोई भी अकाउंट इनएक्टिव रहता है 10 साल तक, या तो जो कोई भी टर्म डिपॉजिट अगर किसी बंदे ने कर दिया और वो भूल गया 10 साल तक, तो वो जो है फंड एज अ अनक्लेम डिपॉजिट की तरह माना जाता है और उस फंड को जो है डाल दिया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, और इस फंड को मेंटेन करता है RBI। तो इसका मतलब क्या, इस फंड में चला गया तो जो भी डिपॉजिटर है उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी बंदे को क्लेम करना है तो यहाँ से फंड जो है उसके अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि जो बंदा है उसको कैसे पता लगेगा कि उसका कौन सा डिपॉजिट कितना पड़ा हुआ है, कौन से बैंक में कितना डिपॉजिट पड़ा हुआ है? तो उसी के लिए पिछले साल में ही RBI ने एक उद्यम पोर्टल निकाला गया था, जिसका फुल फॉर्म बनता है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल था जिसमें सेंट्रली सर्च कर सकता है कोई भी बंदा कि उसका जो अनक्लेम डिपॉजिट कितना है और कौन से अकाउंट में है। तो इससे वो पता लगा सकता है और जो भी फंड है वो RBI वापस उस बंदे के अकाउंट में डाल देगा। तो अब हम थोड़ा डिवाइड करके पढ़ते हैं कि इसमें से कितना प्राइवेट बैंक और कितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। इसमें जो अनक्लेम डिपॉजिट आपको ये मैंने लिखा है 42,270 करोड़, इसमें जो इंक्लूड है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और RRBs, ये सारे के सारे इंक्लूड है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे देखा हो, आपने अगर यहाँ पढ़ा हो कि PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया या कैनरा बैंक हो गया, ये सब जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं PSB वाले, वो होल्ड करते हैं कुछ 33,000 करोड़ के आसपास। ये जो है 83% ऑफ द टोटल है। ये है एज ऑफ दिसंबर 2022 का डेटा। तो आप देख सकते हो जो मेजर चंक्स ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट जो भी लोगों के पड़े हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में पड़ा है। इसमें से भी जो सबसे हाईएस्ट जो पड़ा हुआ है वो SBI के पास पड़ा हुआ है, उसके बाद PNB के पास पड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कितने अनक्लेम डिपॉजिट है, तो सबसे ज़्यादा जो है ICICI बैंक में है, उसके बाद HDFC बैंक में है। ठीक है, तो इतना ही था न्यूज़। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया एक नया तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस फॉर इंश्योरर। तो इसमें मैंडेटरी कर दिया है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी जो भी बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसके ऊपर जो है बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन रहता है। तो उसके लिए जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है चेंज कर दिया गया है बाय जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो इसमें बोला गया है जो भी एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन है उसको टाइम भी दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक इसको लागू करवाना पड़ेगा। और इस पर यह बोला गया है कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, इसके साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी रहेंगे, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे वो मिनिमम 3 होने ही चाहिए। उसमें भी जो डायरेक्टर्स होंगे उसमें एक वुमेन एटलीस्ट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें कम से कम एक जो है वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ इंश्योरेंस रेगुलेटरी का कहना है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है सेबी की तरफ से। सेबी ने कुछ ऐसा मूव चला है कि जो अनइफेक्टेड प्राइस, देखो यार आपको पता होगा स्टॉक मार्केट सारा का सारा ना भरोसा में ट्रस्ट में चलता है। कोई भी कंपनी का अगर ट्रस्ट गया ना तो उसका स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा गिर गया। तो इसी की वजह से अगर कोई मार्केट ह्यूमर चला जाता है कि कंपनी A जो है वो कंपनी B को जो है एक्वायर करने वाला है, तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि कंपनी बी का जो है स्टॉक खरीदना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से जो कंपनी बी है उसके स्टॉक्स महंगे हो जाएंगे और वो जो है कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए कि ये ह्यूमर ना फैले, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने कुछ स्टेप उठाया जिसमें ये कहा गया है कि जो भी प्राइस है, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी बी का जो प्राइस है वो पर शेयर जो है 400 रुपये था और ये मार्केट में ह्यूमर बढ़ा कि इसको जो है एक्वायर करने वाले हैं, तो इसमें ये कहा गया सेबी की तरफ से ये जो 400 रुपये है ये अनइफेक्टेड रहेंगे 60 दिन या 180 दिन तक भी, बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन डे के बाद। तो ट्रांजेक्शन स्टेट किया है उसके बेसिस पे जो है सेबी डिसाइड करेगा कि इसके जो है प्राइस अनइफेक्टेड कितने दिन तक रहेंगे, या तो ये 60 दिन तक हो सकता है या तो ये 180 दिन तक हो सकता है। तो इसी फ्रेमवर्क को एप्लीकेबल करने के लिए टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनीज है, जिसको लार्ज कैप भी कंपनीज बोला जाता है, इनको जो टाइम दिया गया है वो 1 जून 2024 का दिया गया है, और जो मिड कैप कंपनीज होती है उनको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है जिसको जो कि आते हैं 100 से लेके 250 तक। ठीक है, इनको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, आपको ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है। नेक्स्ट कैंडिडेट चलते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है टॉप परफॉर्मर बन चुका है एमंग दी पब्लिक सेक्टर्स बैंक। अब टॉप परफॉर्मर बन चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, और ये कितना हो रहा है अगर आप देखोगे तो 15.94% का जो राइज हुआ है पिछले साल से राइज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे जो प्रॉफिटेबल है या तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट होते हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि पिछले साल से जो ग्रोथ है इस बार सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद जो हुई है वो SBI में हुई है जो कि 13.12% हुई है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट चलते हैं कि SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस बार वो 21% का हुआ है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो 21% का हुआ है, और इसको अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी 61,000 करोड़ के आसपास जो है SBI का इस बार प्रॉफिट था। इसके बाद हम प्रेडिक्शन देखते हैं। एक प्रेडिक्शन आ रहा है ICRA लिमिटेड की तरफ से, जिसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 7.8% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने हैं 7.8% की जो है GDP ग्रोथ है। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो है पार्टनर कर रही है जाना स्मॉल फाइनेंस के बैंक के साथ। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर करके क्या करेंगी कि जो भी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कस्टमर बेस है, अब देखो यार स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे होती है, मोस्टली रूरल एरिया में होती है। तो रूरल एरिया में जो सर्विस जो है SBI नहीं पहुँचा पाता, तो रूरल एरिया में भी जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना हो, नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बेच पाए, तो इसलिए ये पार्टनर करके रखा हुआ है। इवन जो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको भी फायदा है, अगर ये SBI से पार्टनर करके रखती है तो इसमें जाना स्मॉल फाइनेंस को कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा जो इंश्योरेंस बेचेगी उसके बाद, और इवन जो है ये SBI जनरल इंश्योरेंस का जो कंपनी बेस है अर्बन में उसका जो है लाभ ले सकते हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये विन टू विन सिचुएशन दोनों बैंक का है। तो ये एक न्यूज़ था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स SBI की तरफ से आ रहा है, जिसमें SBI के ब्रांच को पेनल्टी मारी गई है। ये SBI का ब्रांच इंडिया का नहीं है, फॉरेन का ब्रांच है, और ये ब्रांच जो है वो साउथ अफ्रीका में ये ब्रांच है। तो ये ब्रांच को मारा गया है बाई साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक। जैसे हमारे इधर RBI है, वैसे साउथ अफ्रीका में जो रिजर्व बैंक है इसके द्वारा मारा गया है, और ये मारा गया है 10 मिलियन रेट। तो ये जो है बनता है कुछ 4.5 करोड़ रुपीज़ जो है SBI का जो बैंक है ब्रांच है साउथ अफ्रीका में उसके ऊपर मारा गया है। और ये मारा गया है कि SBI ने बोला गया है कि SBI ने मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से ये मारा गया। नेक्स्ट चलते हैं एम्यूजिन न्यूज़। एम्यूजिन न्यूज़ मैंने आपके लिए सिंपल करने के लिए प्लस इक्वल टू ऐसे बना के रखा हुआ। तो इसमें समझते हैं पहला न्यूज़ क्या आ रहा है। पहला न्यूज़ है 3AI होल्डिंग। ये एक तरह का अबू धाबी UAE की कंपनी है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन्होंने मिलके सीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड के साथ एक हनुमान AI बनाया है। हनुमान AI जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जेन AI है प्लेटफॉर्म, और ये जो है टोटल 98 ग्लोबल लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमें ये ध्यान रखने की इसमें 12 इंडियन लैंग्वेज में ये हनुमान AI के साथ बात कर सकते हो, बात नहीं कर सकते सॉरी, ये टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, हनुमान AI के थ्रू, और ये 12 लैंग्वेज कौन कौन से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया CSC ई गवर्नेंस के साथ, और ये पार्टनर क्या करने वाला है कि कैटल को जो है इंश्योरेंस देने का काम करेंगे, और ये कैटल का जो इंश्योरेंस का नाम है आप यहाँ से कवच पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कंटेंट है सिडबी फंड्स एयरबस हेलीकॉप्टर। एयरबस हेलीकॉप्टर जो है ना ये है यूरोपियन का MNC जो सिडबी, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। तो ये जो है फंडिंग करेगी कि जो एयर
बस हेलीकॉप्टर है वो इंडिया में आए और इंडिया में जो हेलीकॉप्टर है उसका बेस बढ़ाया जाए, एयरबस हेलीकॉप्टर का जो है बेस बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए जो है ये फंडिंग दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर से हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी जो कि अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल एंड हस्बेंड्री डेयरी के अंतर्गत। ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है, डिपार्टमेंट इसका मिनिस्ट्री भी इन्होंने पार्टनर किया यूएनडीपी के साथ। और ये क्या करने वाले हैं, डिजिटलाइज करने वाले हैं वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट को। और ये जो वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट को करने वाले हैं ये पहला बना है यूएनडीपी के सपोर्ट की वजह से करने वाले पहली जो है मिनिस्ट्री जो बन पाई है इंडिया की वो बनी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, इतने आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला इंडिया का जो वैक्सीन बनाया गया है बाय सपोर्टिंग यूएनडीपी वो बनी है DAHD। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है TCS की तरफ से। TCS का एक सॉफ्टवेयर का नाम आपने बहुत सुना होगा BANCS। ठीक है, इसके बारे में सुना होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करता है कि सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है जो कि बैंक्स यूज़ करते हैं, इवन इंडिया के बैंक भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है सॉफ्टवेयर जो दिया गया है वो दिया गया है बर्गन बैंक को। ये बर्गन बैंक जो है वो कुवैत का है और ये जो है हेल्प करेगा बर्गन बैंक को कि वो जो है कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए TCS का सॉफ्टवेयर का जो कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर पाए और जिसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन है सेंट्रली वो कर पाए। तो इसी वजह से TCS ने जो है ये दिया गया है। तो आप इधर नीचे पढ़ भी सकते हो, जो भी मैंने डेटा है वो लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं, ये TCS की तरफ से आ रहा है। TCS की तरफ से नहीं, टाटा की तरफ से आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया सिस्को सिस्टम लिमिटेड के साथ। ये एक तरह का नेटवर्किंग कंपनी है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर लॉन्च करने वाले हैं वेबएक्स कॉलिंग जो कि बेस्ड होगा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पे। और ये हेल्प करेगा कि जो भी एंटरप्राइज है वो जो है बिजनेस की बातें कर सके कॉल के थ्रू इंटरनेशनली। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला है। ठीक है, इसमें मैंने लिख भी दिया कि मॉडर्न एंड कॉम्प्रोमाइजिंग बिजनेस टेलीफोनिंग सिस्टम है और ये हेल्प करेगा कि जो भी एंटरप्राइज है वो ग्लोबली कॉल कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के वजह से। ठीक है, ये हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, पूरा पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स जो है ना हमें इसमें ज़्यादा डिप में नहीं जाना, हमें ऊपर से पढ़ना होता है क्योंकि एग्जाम में जो है अपॉइंटमेंट्स इतने डिप में नहीं पूछे जाते। तो इसमें सीधा पहले तो अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस हफ्ते का वो है ये कि ईरान के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मोहम्मद मुकबर। इनको एज अ इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बना दिया गया है 15 दिन के लिए। इंटरमीडिएट का मतलब क्या, टेम्पररी। तो टेम्पररी 50 दिन के लिए, नहीं 15 नहीं यार, 50 दिन के लिए इनको जो है एज अ इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया है, इसको परमानेंट क्यों नहीं बनाया गया? इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी रिसेंटली जो इब्राहिम रासी, आपने इनका नाम थोड़ा बहुत सुना और करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो, कि ये जो है ईरान के प्रेसिडेंट थे और इनकी जो है अभी रिसेंटली जो है हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट की सीट है ईरान में खाली है जिसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है मोहम्मद मकबूल द्वारा। ठीक है, और इसको ऑक्यूपाई किए सिर्फ 50 दिन के लिए जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते ईरान में। इसके साथ ही जो ये फॉरेन मिनिस्टर थे अली खानी जी, इसको एक्टिंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर बनाया है क्योंकि जो इसी क्रैश में एक और बंदे की मौत हुई है जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, इनका नाम था अमीर अब्दुल्ला। तो इनकी मौत की वजह से इनको जो है अब फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है टूलाम, जनरल टूलाम की तरफ से। जनरल टूलाम जो है एक जनरल टूलाम वियतनाम से बिलोंग करता है और ये जो है वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और 2021 से 2026 के टेनवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है प्रदीप नटराजन जो है ED बने हैं IDBI फर्स्ट बैंक के लिए और ये 3 साल के लिए बने हैं। उसके बाद आता है PK सिन्हा जी, ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरपर्सन बने हैं ICICI बैंक के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम। पार्ट टाइम चेयरपर्सन वो होता है जो कि बैंक संभालेगा, उसके साथ जो उसके डिफरेंट प्रोफेशन में है उसमें भी वो काम करेगा। लेकिन फुल टाइम चेयरमैन वो होता है जो कि पूरा का पूरा काम जो है बैंक का वो अकेला करेगा और उसको जो है पूरा बैंक का ही करना है, वो कोई दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकता। तो इसी वजह से पार्ट टाइम और फुल टाइम चेयरमैन के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया वो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि संजीव पुरी जी एज अ CII के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं और इससे पहले जो थे R दिनेश जी, इनको जो है हटा दिया गया है। इसके बाद पढ़ते हैं कि राजीव मीनामानी ये एज अ चेयरपर्सन बने हैं YE के। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट से पढ़ लो, इतना काफ़ी है। ये आपको दिखा होगा ना कि संजीव पुरी जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं
इसके साथ आर मुकुंदन जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं CII के। इसके साथ आपको नेक्स्ट पढ़ना है कि ताइवान के जो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ताइवान के जो 60 नहीं मैं सॉरी यार, ये थोड़ा गलती हो गया, ठीक है मुझसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ताइवान है ना, ताइवान जो है चाइना के सामने है और इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपको पता होगा, तो उसकी वजह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो 16% ऑफ ताइवान कौन बने हैं, आप जैसे पढ़ सकते हो, विलियम ली टी बने हैं, जो कि डॉक्टर थे पहले लेकिन अब पॉलिटिशियन बन गए। तो ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये 16 थे और बाकी आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया, वापस रिपीट हो गया तो आप इसको भूल जाओ। मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया कि पार्ट टाइम चेयरपर्सन कौन होता है और जो फुल टाइम चेयरपर्सन कौन होता है, तो मैंने इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके साथ आपको ये पढ़ना है कि वाइस एडमिरल जी सिंह को एज NDA का कमांडेंट बना दिया गया। इनको चार्ज जो है सौंप दिया गया है, ठीक है, इनको जो है चार्ज सौंप दिया गया है और ये चार्ज सौंपा गया है अभी जो वाइस एडमिरल थे अजय खोलकर जी के द्वारा। तो अब जो है इन्होंने चार्ज जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है वाइस एडमिरल जी सिंह को, ठीक है। ये एक रिजाइनेशन है, ये रिजाइनेशन आ रहा है जर्मनी के, ये एक बंदे हैं और ये जो है फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, और इनका जो एग्जीक्यूटिव रोल में ये काम करते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि इनको जो है ट्रांसफ़र करवा दिया जाए कि नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र में। ये इनका खुद का मानना है, ठीक है, ये कि इनको किसी ने नहीं किया, ये खुद ही जा रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव में जाना चाह रहे हैं 2025 के बाद, ठीक है। पर 2025 के बाद आपको ये पर्सन दिखेंगे कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में चले गए एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अवार्ड इन न्यूज़ में चलते हैं। अवार्ड इन न्यूज़ आ रहा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 की तरफ से पहला जो अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024, ये जो दिया गया है जर्मनी के एक ऑथर को दिया गया है, ये है जैनी जी को दिया गया, और ये जो है पहली जर्मन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ आपको दूसरा एक और पर्सन का नाम याद रखना है कि माइकल हाफमैन जो है पहले मेल ट्रस्टनर है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड जो दिया गया है फॉर देयर बुक, जिसका नाम रखा गया इन्होंने कायोस, और ये कायोस जो है पहला बुक है जिसको ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, जिसको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी याद रखना है कि ये जर्मन की बुक थी जिसको ट्रांसफ़र करके इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, इनका नाम क्या है, R कुलकर्णी, इनको जो है प्रेस्टिजियस 100 प्राइज़ मिला है। 100 प्राइज़ किसके लिए मिला है, आपको एक कैटेगरी याद रखनी है, एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी के लिए मिला है, और इनको एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में भी एक होता है टाइम डोमेन कैटेगरी, उसके लिए मिला है। तो ये जो 100 प्राइज़ है इसको जो है एज अ नोबल ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, जिसके से एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये अवार्ड जो दिया जाता है वो 3 कैटेगरी के लिए दिया जाता है, वो है एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस, मेडिकल एंड मैथ साइंस। तो ये 3 अवार्ड्स में से आपको सिर्फ एक अवार्ड याद रखना, वो है एस्ट्रोनॉमी, वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट को मिला है, ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना, कुछ काम का नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है ETD बेस्ट अवार्ड। ETD बेस्ट अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है 2 ऑर्गेनाइजेशन को, या तो जो 2 PSU को, वो 2 PSU है, एक है पावर ग्रिड, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक तरह की महारत्ना कंपनी है और ये जो है आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और इनको मिला है ATD बेस्ट अवार्ड। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, और ये दिया गया है कि इन्होंने क्या किया है, जो भी टैलेंट डेवलपमेंट है स्टैटिक टूल यूज़ करके उसको बढ़ावा ज़्यादा दिया हुआ ये PSU ने। तो ये कैसे किया है, AI टूल का यूज़ करके इन्होंने जो बढ़ावा दिया है। ये पावर ग्रिड को ऐसा नहीं कि ये पहली बार मिला है, ये तीसरी बार ये जो है अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2021 में 2023 में भी ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही जो NTPC है, NTPC का नाम भी सुना होगा आपने, NTPC भी जो है एक तरह की महारत्ना कंपनी है। इस कंपनी को जो है 3rd रैंक में रखा गया है ग्लोबल, ठीक है। और ये 3rd रैंक में रखने का कारण क्या है, इनका जो है HR में इनका बहुत अच्छा कुछ भाग है, ठीक है, HR में इन्होंने अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब बाकी यहाँ से ये अवार्ड के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ भी सकते हो, अगर पढ़ना है तो पॉज करो पढ़ लो, इतना एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सर पढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं समझता। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ये तो लाइन थोड़ा नीचे हो गया ना, उसको मैं ट्राई करूँगा नीचे हो जाए, ऐसे गलती हो गई, चल कोई बात। सर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इंडिया पैसिफिक एंड मिड ईस्ट एक अवार्ड निकाला है, ठीक है। ये ग्रीनफील्ड जो भी ग्रीन एयरपोर्ट रहते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट जो है मेडल मिलते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स। तो इसमें जो है हमें याद रखना है इंडिया गई,
तो इंडिया में जो पहला जो सिल्वर मिला है वो मिला है डिफरेंट कैटेगरीज में बताया कि इसमें एक कैटेगरी है जिसमें 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम की तरफ से एयरपोर्ट में आते हैं, तो उसमें जो मिला है सिल्वर मेडल वो मिला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, और ये अवार्ड दिया गया फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बायोडाइवर्सिटी सेंटर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अवार्ड दिया गया है बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम के लिए, और ये जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है इसको दिया गया है। इसके बाद जो दिया गया है जो 8 लाख से 8 मिलियन पैसेंजर पर एनम जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए जो सिल्वर मेडल दिया गया है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये यूपी का एयरपोर्ट है। तो ये 3 अवार्ड, 3 जो कैटेगरी मैंने आपको बताया कि प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड, जिसमें जो दिया जाता है। और ये जो इस बार थीम रहा है ये आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी नेशनल बेस्ड सॉल्यूशन इस बार का ये थीम है, ठीक है। तो ये ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन का ये थीम है, आपको ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, एक्वेशन इन मर्जर, ये ज़्यादा नहीं है, हमें एक ही मिले हैं, तो एक ही पढ़ना है कि IDFC जो लिमिटेड है इन्होंने पार्टनर किया IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, और ये मर्ज होकर बन चुका है IDFC फर्स्ट लिमिटेड ने अप्रूव कर दिया। ये थोड़ा मर्जर पढ़ लो, कुछ जितना एग्जाम पॉइंट से काम नहीं है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है वैसे भी। इंडेक्स में ऊपर बढ़ता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये इंडेक्स आ रहा है, जो कि ये जो है था सेकंड एडिशन था इस बार, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ होगा, ये सेकंड एडिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट एडिशन जो था वो 2022 में था, आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये इंडेक्स में जो सेलेक्ट किया गया था वो टोटल 119 कंट्रीज में सेलेक्ट किया गया था। इसमें से आपको याद रखना है इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक कितना है 59, और इंडिया जो है हाईएस्ट रैंक है इन साउथ एशिया और लो मिड इनकम जो इकोनॉमी वाली कंट्रीज है उनमें जो हाईएस्ट रैंक आता है वो इंडिया का आता है, और इंडिया की रैंक कितनी है 59। इसके साथ आपको थोड़ा बहुत और ध्यान रखना है कि यूएसए की रैंक फर्स्ट है इस इंडेक्स में, स्पेन की रैंक सेकंड है, जापान की थर्ड है, और जो माली की जो रैंक है वो बॉटम मोस्ट है और वो आती है 119 में। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके साथ आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतने पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 का, जिसमें दिल्ली की रैंक जो बताई जा रही है वो 350 बताई जा रही है, और दिल्ली जो है हाईएस्ट रैंक में आता है इंडिया के सिटी में, ठीक है। और इसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट 1000 सिटीज़ है इनको जो है सेलेक्ट किया गया था, और इसमें जो है दिल्ली जो है 350 रैंक आई है। इससे ज़्यादा आप बेंगलोर और मुंबई का भी रैंक यहाँ से पढ़ सकते हो, और फर्स्ट 3 भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बोला गया कि हाईएस्ट CEO 2023 का लिस्ट जारी की है। तो इसमें जो इंडियन ओरिजिन निकेश अरोड़ा जी है ये सेकंड नंबर पे हैं ग्लोबली, और ये इनकी जो कंपनी है वो है पालो एटलस एल्टो नेटवर्क, ठीक है, पालो एल्टो नेटवर्क, ये जो है इनकी कंपनी है, और ये CEO है, और इनको जो है सेकंड प्राइज़ मिला ग्लोबली, सेकंड लिस्ट में नाम आया है इनका। तो ये इंडिया की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये 2 नाम भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स 2 रिपोर्ट है, जिसमें पहला रिपोर्ट है 10th वाटर फॉर शेयर्ड पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया गया है बाई वर्ल्ड बैंक और बैंक ऑफ इंडोनेशिया मिलके, और ये रिपोर्ट का जो थीम है वो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिपोर्ट का जो नाम है वही थीम है वाटर फॉर शेयर पर्सपेक्टिव, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये 10th ग्लोबल वर्ल्ड वाटर फोरम था, इसमें ये बनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही है। वर्ल्ड बैंक 11 एनुअल रिपोर्ट अभी भी आया है, जो कि है हमारा स्टेट ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024। अब पहले तो हम कार्बन प्राइसिंग समझते हैं कि क्या होता है। कार्बन प्राइसिंग होता है कि ये एक तरह का मेथड है गवर्नमेंट का कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का। अगर कोई भी कंपनी अगर पोल्यूट करती है तो उसमें जो है कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं कि आपको इस डेवलपमेंट के नाम पे इतना जो है खर्च करना है। तो इसी के लिए इस बार जो ये 2023 में जो कार्बन प्राइसिंग में जो पैसे लिए गए हैं गवर्नमेंट, डिफरेंट ग्लोबली जो गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं, तो वो ले गए हैं 1.4 बिलियन। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कार्बन प्राइसिंग जो है रेवेन्यू वो जो 100 बिलियन का जो USD का मार्क है वो क्रॉस कर गया है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कमेटी न्यूज़। कमेटी में 2 कमेटी है, एक है जस्टिस वाजीरी, जो इनको जो है एज अ चेयरपर्सन बना दिया गया है फॉर एडहॉक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, और ये कमेटी बनी है एक रोस्ट्रल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक तरह का स्पोर्ट्स है इसके लिए। ये स्पोर्ट्स में क्या होता है, इसमें जो है हॉर्स यूज़ किया जाता है, जो भी घोड़ा यूज़ किया जाता है वो वाले स्पोर्ट्स के लिए इसको बनाया जाता है, और इसका आपको चेयरपर्सन का नाम याद रखना है, बस इतने एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इससे डिप में कुछ नहीं जाना। नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस ने एक कमेटी बनाई है जिसको लीड कर रहे हैं कुमेदी, ठीक है, कुमेदी जी लीड कर रहे हैं, और ये जो है
साइबर क्राइम्स को रोकने का काम करेगा। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो जो साइबर क्राइम करने की कोशिश करते हैं इंडिया के साथ, वो है कंबोडिया, म्यांमार या लाओस, ये सबको रोकने का काम करेंगे। ये रोकना कैसा है, कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे ये कमेटी, ठीक है। इतने एग्जाम बॉन्ड से बॉन्ड है। इसमें आप देख सकते हो अदर्स मेंबर, इसमें आरबीआई भी इंक्लूड है, आपको ये ध्यान रखना है। इस कमेटी में जो है आरबीआई भी इंक्लूड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है एग्जाम बॉन्ड से। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं डिफेंसिव न्यूज़। डिफेंसिव न्यूज़ में पहला न्यूज़ आ रहा है कि इंडो रशिया राफाइल बोल रहा क्या ये दिमाग से निकल जाता है कभी कभी वर्ड्स, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, देख लेंगे यार, दिमाग में नहीं आ रहा। ये जो है 25 AK-47 असॉल्ट राइफल्स, हाँ असॉल्ट राइफल्स जो है इंडियन आर्मी को बेचा गया और इसमें जो यूज़ किया गया 25% लोकली यूज़ किया गया है। नेक्स्ट कंट्री आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट एवर एमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है। और ये एमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम क्या करेगा, ये एक तरह का 24/7 टेलीफोन मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है इंडियन पर्सनल के लिए। अगर किसी भी पर्सनल को मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है कि मेडिकल सर्विस कैसे ली जाए, या किसी भी बंदे को एक्सीडेंट हो जाता है तो एयरफोर्स पर्सनल का किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको समझना होगा कि इस केस में क्या किया जाए, तो वो सीधे फ़ोन करके पूछ सकता है, जो इनका नंबर दिया रहेगा उधर, और वो 24/7 जो है ये सर्विस देने का काम करेगा। और ये इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट एवर है, जिसके से एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स से एक और न्यूज़ आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स से बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है कंडक्ट करने जा रहा है नाइट विजन ग्लोबल एडेड लैंडिंग फैसिलिटी C12130J। ये क्या एक तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये जो है लैंडिंग कर रहे हैं, नाइट विजन लैंडिंग। आपने कभी गेम खेला हो या आपने पिक्चर में देखा होगा कि जब अंधेरा हो जाता है तो एक गॉगल टाइप पहनता है तो उसमें जो ग्रीन टाइप दिखता है, तो वैसे ही कुछ ग्रीन जो है वो दिखने का काम करेंगे कारगिल एयरस्ट्रिप में। और ये जो है लैंडिंग सक्सेसफुली कर लिया गया है बाय यूजिंग द लाइट विजन गॉगल के थ्रू। और ये करने वाली एयरलाइन कौन सी है, आपको ये याद रखनी है, ये इंडियन एयरफोर्स की C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये जो बिल्ड किया गया है ये लॉकहीड मार्टिन के थ्रू बिल्ड किया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉकहीड मार्टिन का कोई प्लेन जो है लैंड किया गया है बाय यूजिंग द नाइट विजन गॉगल, ठीक है। आपको इसलिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला न्यूज़। नेक्स्ट करंट अफेयर से एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है साइबर सुरक्षा 2024। ये एक्सरसाइज इंडिया का जो डिफेंस साइबर कैपेबिलिटी है वो चेक करने के लिए एक्सरसाइज किया गया है। ये कोई दूसरी कंट्री के साथ नहीं, ये इंडिया का ही एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि गैस ट्रिब्यूनल रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का ही एक लैब है, उधर जो है फैसिलिटी देने का काम करेगी आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे डिटेल रखने की जरूरत नहीं लगी, तो मैंने तो रखी भी नहीं है। नेक्स्ट क्या साइंस एंड टेक में चलते हैं। साइंस एंड टेक में पहला आ रहा है कि इसरो जो है मंगलयान 2 मिशन में जो ऐड कर रहे हैं, इसमें हेलीकॉप्टर ऐड करेंगे, स्काई क्रेन ये ऐड करेंगे और रोवर यूज़ करेंगे फॉर नेविगेशन ऑन मार्स। अब जैसे कि आपको पता होगा कि चंद्रयान जो 2 जब फेल हो गया था तो मंगलयान 2 भी जो है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब जो मंगलयान 2 लॉन्च होगा वो लेट दिसंबर में लॉन्च होगा। और इसमें जो इंडिया जो है चौथी लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी इन दी वर्ल्ड, जो कि मार्स में जाने वाली कंट्री बनेगी। इससे पहले USA, रशिया, चाइना जो जा चुकी है, और इंडिया जो है इसके बाद चौथी बन जाएगी। और इसरो का जो ये आपको दिख रहा होगा ना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसमें ये क्या है, स्काई क्रेन क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ बॉट टाइप होगा, ठीक है। आपको ये रोवर तो पता होगा ना, रोवर ऐसा कुछ दिखता है, वो रोवर ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो स्काई क्रेन क्या करेगा कि इसको उठाएगा, ठीक है, इसको उठा के लेके जाएगा और फिर जहाँ पे भी इसको लैंड करवाना है वहाँ पे लैंड कराएगा, जिस लोकेशन में लैंड कराना है उस लोकेशन में लैंड कराने का काम करेगा ये स्काई क्रेन। तो यही होता है, यही जो है 3 कंपोनेंट जो है इसरो मंगलयान 2 में जो है आपको अभी बाद में दिखेगा, तो उसके बारे में इसरो ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। तो ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ हम पढ़ लेते हैं कि मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ था। मंगलयान 1 जो है ये लॉन्च किया गया था 9 नवंबर 2013 में। और इसका काम था कि जो मार्स है, मार्स के आसपास ऑर्बिट करके घूमना और मार्स को जो है एनालाइज करना। बट ये मंगलयान 2 का ऐसा एम नहीं है। मंगलयान 2 में जो है लैंडिंग करने का काम करेगी इंडिया, तो इसलिए ये मिशन जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो मैं मंगलयान 1 की बात कर रहा हूँ, ये जो है ऑपरेशनल था फ्रॉम 2014 से लेकर 2022 तक। ये 2014 से लेकर 2022 तक, 2014 से 2022 तक जो है मंगलयान ऑपरेट था। अब ये खत्म हो गया मंगलयान का 1 का मिशन, तो मंगलयान 2 इसलिए जारी करने की बात कर रही है इंडिया, ये इसरो की कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से ब्लू ओरिजिन से आ रहा है।
ब्लू ओरिजिन आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा ब्लू ओरिजिन के बारे में, कि ये जो है कंपनी अमेजोन के चेयरपर्सन जेफ बेजोस का है। तो जेफ बेजोस की ये जो है ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है न्यू शिपयार्ड। तो ये न्यू शिपयार्ड में 6 लोग जा रहे हैं, 6 लोग में एक इंडियन है, आपको इतना याद रखना है। 6 क्रू मेंबर्स है, इसमें जो है एक इंडियन है और ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, और इनका नाम है गोपी थोताकुरु, और ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। और ये जो है ये 6 में से एक मेंबर से आपको इसलिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक पीसी बनाने जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केपेबल रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे आ गया, तो वैसे कुछ एक फर्स्ट एवर तो नहीं, फास्टेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट पीसी बिल्ड करने वाला है, विंडो पीसी बिल्ड करने वाला है, जिसका नाम रखा गया इन्होंने कोपायलट प्लस पीसी। ये मैंने प्लस अपने आप से नहीं डाला है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट से याद रखना है, ये प्लस मैंने अपने आप से नहीं डाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने डाला है। ये पीसी का ऐसे ही नाम है, कोपायलट प्लस पीसी, और ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको जो बनाएंगी, जिसको डेवलप करेगी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके, वो करेगी एसर एसुस-टेक कंप्यूटर मिलके, ठीक है, आपको ये भी दो नाम याद रखने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है सिंथेसाइज एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को, जो कि यूज़ करेंगे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स में। तो पहले हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है ये SAR और HAPS। तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या केस है। ये जो है पहले तो हम पढ़ते हैं कि HAPS क्या है। ये एक तरह का सोलर पावर अनआर्म एरियल व्हीकल्स है। तो ये अनआर्म एरियल व्हीकल्स है, तो इसका काम क्या रहेगा, ये जो है यूज़ करने वाली है सिंथेसिस एपर्चर रडार। ये क्या काम करती है कि ये 2D और 3D इमेज लेती है कोई भी ऑब्जेक्ट का 2-3 इमेज लेने का काम करेगी, और ये जो काम इसको जो हेल्प करेगी वो करेगी जो सोलर पावर अनआर्म एरियल व्हीकल है इसी, और ये बनाने वाली पहली कंपनी है वो है हमारी गैलेक्सी आई, जो कि वर्ल्ड की पहली कंपनी बन चुकी है ये जो टेस्ट करने जा रही है, ठीक है, ये जो ट्रायल करने जा रही है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो यही था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ काम करनी है। नेक्स्ट करंट पे चलते हैं। नासा ने लॉन्च किया स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट जिसका नाम है प्री फायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री फायर आपको याद रखना, ठीक है। प्री फायर जो है इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम न्यूजीलैंड रॉकेट लैब, और इसका काम क्या रहेगा, ये जो है जो अर्थ का पोल्स रहता है उसको स्टडी करने का काम करेगा ये। और इसमें जो है 2 क्यूबसेट जो है भेजे गए हैं। क्यूबसेट क्या होता है, जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं ना उसको क्यूबसेट बोला जाता है। तो ये क्यूबसेट का काम क्या रहेगा, जो भी रेडिएशन होती है, देखो यार अर्थ से कोई ना कोई रेडिएशन तो पास होती है ना, तो अर्थ है, ये अर्थ से रेडिएशन जो पास होगी रेडिएशन, तो उसको जो है एनालाइज करने का काम करेगी, और ये एनालाइज करेगी 2 लोकेशंस में, वो है आर्कटिक और अंटार्कटिका। आर्कटिक और अंटार्कटिका ये 2 लोकेशन में इसको जो है एनालाइज करने का काम करेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है वो स्पेसएक्स की तरफ से आ रहा है। स्पेसएक्स जो है पहला ब्रांच ऑफ सैटेलाइट भेजा है फॉर यूएस का जो स्पाई सैटेलाइट है वो। तो पहले तो हम समझते हैं कि स्पाई सैटेलाइट होता क्या है। देखो यार नॉर्मल सैटेलाइट का काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देना या कुछ दूसरी फैसिलिटी देना कि इंटरनेट चल जाए या केबल चल जाए, कुछ ऐसी फैसिलिटी देने का। लेकिन जो स्पाई सैटेलाइट है इसका काम है कि स्पाई करने का, जैसे नाम से पता लग रहा है कि अगर कोई भी कंट्री है वो, अगर मान लीजिए इंडिया अगर कुछ डेवलप करने जा रही है, कोई एयरबेस डेवलप करने जा रही है सीक्रेटली, ठीक है, लेकिन जो स्पाई सैटेलाइट है इसकी वजह से वो नहीं कर पाएगी, वो स्पाई सैटेलाइट पकड़ लेगा, ठीक है, उसको कि वो कुछ डेवलप करने जा रही है। ये चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, अगर चाइना कुछ डेवलप कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अभी यूएसए ने बनाया तो वैसे वो चाइना ही बनाएगी, तो तब जाके इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और इंडिया को भी एक स्पाई सैटेलाइट बनाना पड़ेगा। तो ये स्पाई सैटेलाइट जो है आपको फ्यूचर में और भी दिखेंगे। इवन रशिया ने भी बोला था कि वो भी कुछ स्पाई सैटेलाइट बनाने वाले हैं। तो ये स्पाई सैटेलाइट का काम ये रहता है कि कोई भी कंट्री अगर कोई एयरबेस बना रही है या कोई भी फ्लाइट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो है उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे टेक ऑफ करके किस पे अटैक करने जा रही है, तो वो भी चीज़ जो है सब कुछ पता लग जाएगा स्पाई सैटेलाइट को। और ये सैटेलाइट जो है सबसे पहले यूएसए ने बनाया है, तो अभी यूएसए को ये सब चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बनाया गया है, स्पेसएक्स ने पार्टनर करके रखा है, बट पार्टनर किया है बाय नॉर्थ कॉप जर्मन ग्रूमेन कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। थकान हो जाती है यार एक घंटे की वीडियो बनाने में। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में क्या है कि स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में ये आपको 2% दिख रहे होंगे, ये 2% को थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का अवार्ड मिला है। अवार्ड नहीं सॉरी, इन्होंने जीता है, ठीक है। इतनी थकान हो गई, उल्टे फुल्टे वर्ड्स आ रहे हैं अब। अवार्ड नहीं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं कि ब्राज़ील ने होस्ट कर रहा है 10th फीफा
वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वुमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये 10th एडिशन ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप है जो कि ब्राज़ील होस्ट कर रहा है 2027 में। और ये जो है ब्राज़ील पहला साउथ अफ्रीकन कंट्री बना है जो कि वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आ रहा है कि मैक्स वर्स्टेपेन, इन्होंने जो है इमीलाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है जो कि इटली में होता है। और जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि लैंडो नॉरिस ने अभी मैक्स वर्स्टेपेन को मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वहाँ पे हराया था, तो उसका बदला ले लिया है। तो आपको अभी ये जो है अच्छी बात है कि याद करना कम पड़ेगा कि रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन जो है वापस जीत गया, तो अभी ये जीतेंगे, तो आपको F1 रेसिंग के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट कंट्री पे बढ़ते हैं कि इंडिया जो है 3rd नंबर पे आया, जो अभी इलोडा कप हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान 2024 में। तो इसमें इंडिया के रैंक जो है वो 3rd आई है। और इंडिया ने जो टोटल मेडल जीते वो 12 जीते हैं, तो 2 गोल्ड है। और 2 गोल्ड में जो पर्सन है आप यहाँ से उनका नाम और इनका जो वेट कैटेगरी आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आ रहा है कि विश्वनाथन आनंद जो है 3rd पोजीशन मिला है इनको। ये कोई चेस्ट का इवेंट हुआ था इधर, और इसमें जो फर्स्ट इवेंट मिला है वो मिला है कार्लसन मैग्नस को, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं कि ये लेसन इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा ये लेसन इंपॉर्टेंट है। अब इधर इसको स्किप मत करो, पढ़ लो, तभी आप स्किप भी कर सकते हो, याद नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं कि एशियन रैली चैम्पियनशिप 2024 हुआ था, जिसमें इंडिया की टीम जो मिक्स टीम है इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। तो ये गोल्ड मेडल किस किस को मिला है आप यहाँ से पढ़ सकते हो मिक्स टीम के। इसके साथ जो सिल्वर मेडल आप ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये जो है इस बार ये चैंपियनशिप जो हुआ था वो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आ रहा है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने पार्टनर किया रिलायंस फाउंडेशन के साथ और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ, और ये एक तरह कैंपेन लॉन्च करें, इसका नाम रखा गया है लेट मूव इंडिया कैंपेन। और ये लेट मूव इंडिया कैंपेन क्या रहने वाला है, ये जो है इन्वाइट कर रहे हैं हर एक बंदे को कि वो आए और सेलिब्रेट और पार्टिसिपेट करे ओलंपिक 2024 जो पेरिस में होने वाला है उधर। और ये जो ओलंपिक 2024 होने वाला है इसको जो टेलीकास्ट करेंगे इंडिया में वो करेगी जियो सिनेमा, वाईकॉन के 18 जियो सिनेमा, ठीक है। जैसे IPL हमारे इंडिया में कौन मतलब IPL जो है इंडिया में कौन मीडिया राइट रखा है, वो रखा है जियो नहीं, जियो सिनेमा नहीं, वैसे कुछ ओलंपिक के भी जियो सिनेमा के पास ही राइट है। इसके साथ हम पढ़ते हैं कि सऊदी अरेबिया नहीं, शाहिद अफरीदी कौन है, पाकिस्तान के बॉलर से, ठीक है। इनको जो है ICC वर्ल्ड कप जो भी होने वाला है ना T20 2024 का, इनको जो है एज ए एम्बेसडर बनाया गया, टूर्नामेंट का एम्बेसडर बनाया गया। इसके साथ ही अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो किया तो आपको पता होगा कि पिछले बार गेल को, फिर उसके साथ ही युवराज सिंह को और हुसैन बोल्ट को जो है एज अ टूर्नामेंट एम्बेसडर बना दिया गया था। इसमें आप एक और लिस्ट में नाम याद रख लो कि शाहिद अफरीदी जी को भी एज अ टूर्नामेंट एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में पहला है फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ मैक्रो 2024 बनाया गया है। ये मैं इंपॉर्टेंट डेज तो मैं आपको बोलता हूँ कि छोड़ना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है कि फर्स्ट एवर है, तो इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि 24 मई को बनाया गया जा रहा है, ठीक है, बनाया जा चुका है। और ये क्या करने के लिए किया जा रहा है कि अवेयरनेस और प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये मैकरॉन, ठीक है। ये एक तरह गोट है जिसके जो सिंग है ये ऐसे नोकीले टाइप दिखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना हमारे लिए, क्योंकि ये जो है नियर टू थ्रेटन है, ये जो रेड लिस्ट निकाला जाता है उसके अंतर्गत कहा गया है। और ये हमारे इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो आपको ये भी एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर से फर्स्ट एवर, ये इसलिए मैंने इसको डाला है कि फर्स्ट एवर UN का वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है 25 मई 2024 को। और ये जो है इस बार 100 एनिवर्सरी है इस दिन ही, तो इसी को जो है मार्क करते हुए इस दिन जो है फर्स्ट एवर UN का फुटबॉल डे बनाया गया है। तो इसी दिन में पहली बार फुटबॉल खेला गया था, कब, 1924 में, ठीक है। 1924 में ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट जो पेरिस में हुआ था तो उधर खेला गया था, तो उसी को देखते हुए इस बार 25 मई 2024 को ये बनाया गया, जो कि 100 साल पूरा मार्क करता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो 4th वीक का करंट अफेयर्स का न्यूज़ था। इसके साथ ही मैंने जो भी वीकली न्यूज़ है वो मैंने एक साथ डाल दिया, प्लेलिस्ट से चेक करके आप वो पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही हम मंथली न्यूज़ भी कवर करेंगे। और आपको जो भी कंटेंट अगर आपको टेबलर फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वो उधर अपलोड कर दिए गए। और अगर आपको कोई और दूसरा वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हो, और अगर आपको मंथली देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।